के एग्जाम में जो है किसी न किसी फॉर्म में आ सकती है। ठीक है। चलो, जैसे कि आप लोग को पहला जो दिखाई दे रहा होगा न्यूज़, वो है आपका क्या। ये हमारे आर्मी चीफ है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो एक कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही थी, अगर हम बात करें उस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये असल में ही इज पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट, इन सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है। तो यहाँ पर स्पीच देते समय जो है इन्होंने को चाइना को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। ऐसा तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, बट हमारे एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो खास तौर पे ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसमें इस पूरे आर्टिकल में जो एक कीवर्ड निकल के आ रहा है हमारे पास, वो है आपका क्या, ग्रे जोन। ठीक है। एक जो कीवर्ड है वो आपका है ग्रे जोन। कह सकते हो कि ये जो ग्रे जोन है, अगर इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ग्रे जोन ऐसे एरियाज को कहते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, जैसे कि इंडिया हमारे और पाकिस्तान के बीच में हो गया, या हमारे और चाइना के बीच में हो गया। बांग्लादेश के साथ इतना डिस्प्यूट नहीं है, लैंड का हमारा है कि मतलब ना के बराबर है, और म्यांमार के साथ भी नहीं है, लेकिन खास तौर पे इंडिया और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रे जोन बहुत ज्यादा है। अब ग्रे जोन क्या होता है? ग्रे जोन कह सकते हो कि उन आपके एरियाज या उन रीजन को आपका कहा जाता है जिसमें ऑफिशियल डिमार्केशन यानी कि ऑफिशियल बाउंड्री जो है वो एक तो क्लियर नहीं है, और दूसरा जो भी सो कॉल्ड बाउंड्री है ऑफिशियली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ द कंट्रीज। ठीक है। जैसे अगर इंडिया और चाइना की बात लें, तो हमारे जैसे हिमाचल का कुछ एरिया है, उत्तराखंड का कुछ एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का आधा एरिया है, जो कि चाइना क्लेम करता है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इट इज़ अ ग्रे जोन, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डिमार्केशन उनके बीच में नहीं है। ठीक है। तो इस न्यूज़ से जो हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा है आपके एग्जाम के लिए, वो ग्रे जोन करके आ रहा है। ठीक है। अक्साई चीन को भी आप कह सकते हो ग्रे जोन के कई, क्योंकि कई आपके जैसे वो डोकलाम वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें भी कह रहे हैं कि लेक के इधर कितने का एरिया इंडिया का है, लेक के उस साइड का कौन सा एरिया है, तो वो ग्रे जोन का हम मान के चलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? ग्रे जोन की कैटेगरी में रखते हैं। पहली चीज। दूसरा, जैसे यहाँ पर जो मेन मेन आपके की वर्ड्स है उनको मैंने हाईलाइट किया है। जैसे लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी विद चाइना इज स्टेबल बट नॉर्मल। ठीक, सॉरी, बट नॉट नॉर्मल। ये बहुत बड़ी बात है। आर्मी चीफ हमारे अगर ये कह रहे हैं स्टेबल तो है लेकिन नॉट नॉर्मल, अब ये नॉट नॉर्मल को इलाबरेट करेंगे तो इसके कई मायने निकलते हैं। जैसे कि न्यूज में आता रहता है कि काफी हमारे जो एरियाज हैं इन दी अक्साई चीन एरिया, और यू कैन से इन दी लद्दाख एरिया, हैज बीन नाउ व्हाट यू कैन से कैप्चर्ड बाय, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे कैप्चर किया हो, वहां पे उन्होंने अपने चाइनीज आर्मी ने अपने क्या लगा दिए हैं, टेम्परेरी टेंट लगा रखे हैं, बटालियन स्टैब्लिश कर रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आर्मी चीफ हमारे ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। देन उन्होंने दूसरी बात क्या बोली है कि एडिंग दैट ट्रस्ट हैज बीन द बिगेस्ट जो कैजुअलिटी है। ठीक है। ट्रस्ट किसके बीच में है? जो हमारा ट्रस्ट जो है हैज बीन बिगेस्ट, जो दोनों कंट्रीज के बीच में डोकलाम इंसिडेंट से पहले हुआ करता था, वो दोनों कंट्री के बीच में टूटा है। एक चीज तो आपकी ये हो गई। देन उसके बाद हमारे यही आर्मी चीफ कह रहे हैं कि विद चाइना यू हैव मीन्स अस व्हाट, compete भी करना है हमको लगातार, कोऑपरेट भी करना है, को एग्जिस्ट भी करना है, कन्फ्रंट भी करना है, और कॉन्टेस्ट भी करना है। ठीक है। तो ये एक कीवर्ड है। आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम पे ये मेंस एग्जामों में पूछा जाएगा कि हम चाइना के साथ फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। कंपेटिटिव तो आप देख ही रहो, हर फील्ड में हमारी चाइना के साथ हो रही है। कॉपरेशन अगर देखें तो ये बात भी सही थी कि चाइना की काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज का जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या बनाती है, रॉ मटेरियल बनाती है। को एग्जिस्ट का मतलब हो गया कि खास तौर पे अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया में अगर आप देखो कि जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो कंट्रियों को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। वो बात अलग है कि चाइना हमसे थोड़ा सा ज्यादा इस मामले में आगे है। ठीक है। बट ये वर्ड बहुत आने वाले टाइम पे रिपीट होगा, कम्पिटिट, कोऑपरेट, को एग्जिस्ट, कन्फ्रंट एंड कंटेस्ट। ठीक।
देन एक और चीज को जो मैंने हाईलाइट किया है वो है आपका ये, ऑन एन पॉसिबल मूवमेंट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट द आर्मी चीफ सेड वॉट एवर द लो हैंगिंग फ्रूट्स वर दोज हैड ऑलरेडी बीन रिजॉल्व। ठीक है, मीन्स जो भी डिस्प्यूटेड एरिया थे अभी, क्योंकि ध्यान रखना कि अभी भी काफी ऐसे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं लद्दाख में स्पेशली, जहाँ पे चाइनीज आर्मी है, चाइनीज ऑक्यूपेशन है। बट अब देखते हैं, टाइम पास होगा तो धीरे धीरे थ्रू टॉक्स, क्योंकि वही एक रास्ता हमारे पास होता है कि थ्रू टॉक्स जो है उसको हम लोग क्या करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक। तो यहाँ से दो कीवर्ड हो गए, एक आपका ग्रे जोन हो गया, दूसरा आपका जो ये वर्ड है कॉम्पिटिट, कोऑपरेट, कोएग्जिट, कन्फ्रंट और कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरा न्यूज जो है आपका वो रहा ये, हमारा इसरो का न्यूज है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है कि इसरो टारगेट टू लॉन्च वीनस मिशन इन मार्च 2028 फॉर 112 डेज जर्नी टू प्लैनेट। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कौन सा ऑर्डर में आता है सन के बाद, अगर आप लोगों को ध्यान हो, पढ़ा हो आप लोगों ने कभी, कि सन के बाद क्या आता है आपका, मरकरी हो गया, उसके बाद आपका वीनस हो गया, फिर हमारा नंबर किस पे है, अर्थ पे है। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर आपका मार्स, जिसपे हम लोग जाने की सोच रहे हैं, जुपिटर, नेपटून ऐसे करके, सैटर्न, यूरेनस और नेपटून करके। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई हमारी। दूसरा ये जो मिशन है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बट ठीक है, इतना तो नहीं पूछेंगे अभी, लेकिन पूछ सकते हैं कि ये जो VOM है, मीन्स में पूछ सकते हैं आपसे 50 वर्ड्स में कि VOM के बारे में लिखो। तो ये आपका लॉन्च कब होगा, मार्च 28 में। टोटल कितने डेज का होगा, 112 डेज का होगा। टोटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग करेंगे वो 1236 करोड़ करेंगे, वीनस ऑर्बिटर मास। और क्योंकि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है तो यानी कि बजट एलोकेट कर दिया गया है। और दूसरा ये लॉन्च किससे होगा, आपका LVM-3 से होगा। ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3। और अगर हम बात करें कि की ऑब्जेक्टिव क्या होगा VOM का, यानी कि वीनस ऑर्बिटर मास मिशन का की ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स व्हाट, कि वीनस का जो क्या है एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना, टोपोग्राफी जो है वहाँ की तैयार करना, जैसे हमारी टोपोग्राफी होती है माउंटेन्स, वैली, रिवर्स, है ना, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे उसकी टोपोग्राफी तैयार करना विद हाई रेजोल्यूशन, स्टडिंग सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम करना वहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है वो इसके थ्रू हम लोग करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी ये आर्टिकल छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला आपका है कि ये नाटो को लेकर है कि इंडिया डज नॉट शेयर जापानीज पीएम्स व्यू ऑफ एशियन या एशियन नाटो, सेज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होल सब में ये आर्टिकल जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि इंडिया जो है, हम लोग शुरू से किसको फॉलो करते आए हैं, अपनी नैम की पॉलिसी को। ठीक है, नैम सुना होगा आप लोगों ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गया, डेनिस एक टीटो थे आपके इजिप्ट के, और एक और अगर यूगोस्लाविया के थे आपके हेड, उन तीनों ने मिलकर शुरू किया था नैम को। ऑब्जेक्टिव ये था नैम का शुरू करने का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि इंडिया जो है वर्ल्ड में हमेशा न्यूट्रल रहेगी। मतलब हम किसी का भी जो है वो बैकअप या किसी के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे किसी कंट्री को। क्योंकि उस समय क्या था कि 60s 70s की बात है, 80s भी मान के चलो, कि उस समय बाइपोलर दुनिया हुआ करती थी, कि यानी कि एक तरफ आपका कौन हो गया, USA, और एक तरफ आपका क्या हो गया, USSR। ठीक है, तो कोई एक पोल चूज करना पड़ता था कंट्रीज को, उसीलिए नाम का एक ओरिजिन हुआ कि भाई हम ना तो USA के वो बनेंगे, मतलब फॉलोअर बनेंगे, ब्लाइंड फॉलोअर, ना तो USSR के बनेंगे। हम नाम के थ्रू इक्वल अपना वो रखेंगे, और वी शुड वॉट ऑलवेज सपोर्ट दैट पर्सन और दैट कंट्री जो कि इक्वालिटी को, ह्यूमैनिटी को और नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। ठीक, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें 2024 के कॉन्टेक्स्ट में या पिछले 10 सालों के कॉन्टेक्स्ट में, तो नाम की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरीके से फॉलो अप करना मुमकिन नहीं है। ठीक, उसकी कई रीजनल जो पॉलिटिक्स है या जियो रीजनल जो आपके रीजन्स हैं, खासतौर पे अगर हम साउथ एशिया में चाइना के एटीट्यूड की बात करें तो बहुत जरूरी है। और जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्पेशली आपकी जो नाटो की बात करूं और क्वाड की बात करूं, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई खास तौर पे जो है रीजनल जो है, अगर हम बात करें क्वाड की, तो चाइना की जो डोमिनेंसी लगातार बढ़ती जा रही है उसको क्या कहते हैं, कह सकते हो कि चैलेंज करने के लिए क्वाड पहले से है।
अब नाटो जो है, आप लोग को पता होगा कि नाटो जो है, अभी एशियन नाटो भूल जाओ, खाली नाटो वर्ड को ध्यान रखो। नाटो जो है नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके आपका बनाया गया है। तो ये अमेरिका का कहते हैं, इसका हेड है, मतलब अमेरिका इसका हेड है। और इसका ऑब्जेक्टिव है अगेंस्ट द रशिया, जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उसका अमेरिका क्या करना, उसमें साथ देना। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि क्या एशियन नाटो का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, जिसमें इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अभी मैं इस बारे में कोई डिस्क्लोज बातें नहीं करूंगा ना। जापानीज जो पीएम आपके हैं, जो अभी वहाँ आए हैं नए, उनके भी जो व्यूज हैं इसको लेकर, कि कोई ऐसा भी जैसे नाटो आपका अगेंस्ट द रशिया हो गया, क्या नाटो एशिया का भी कुछ ऐसा बनने वाला ग्रुप जो कि अगेंस्ट द चाइना चलेगा। अगेंस्ट चाइना का मतलब चाइना की जो डोमिनेंसी है इस पर्टिकुलर साउथ एशिया में, उसको चैलेंज करने के लिए। क्वाड पहले से है, नाटो एशियन नाटो का भी अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो हमेशा से नैम की पॉलिसी को फॉलो करते आएंगे आए थे, बट अभी क्या हो गया कि जरूरी हो गया है कि मल्टी जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें बढ़े। और अगर चाइना को कॉम्पिटिट करना है तो हम पॉलिटिकली जितने लोगों से जुड़ सकते हैं उतने लोगों से हम लोग जुड़े, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अगला आपका है आईएमडी की रिपोर्ट को लेके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि उसने बोला है कि अब आपको पता है कि धीरे धीरे मानसून एंड होने वाला है। यानी कि जो हमारा कौन सा, जो पिछले 4 महीनों से हमारे इंडिया में एक्टिवेट था, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। और गुड न्यूज ये रही कि हमारा 108% जो मानसून है वो रिकॉर्ड किया गया। ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैसे, जो ये LTE होता है, लॉन्ग टर्म एवरेज निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लॉन्ग, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, लॉन्ग टर्म एवरेज के थ्रू जो हमने निकाला है कि भाई हमारा 108% क्या रहा है, हमारा सरप्लस जो है इस बार मानसून हुआ है। तो ये तो चलो अच्छी खबर हो गई। अब अगर हम नेगेटिव खबर की तरफ बढ़ें, जो इसी में आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, दो नेगेटिव खबर आप मान सकते हो जो हमको पता समझ में आता है। पहला नेगेटिव खबर ये रहा कि माना ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म एवरेज था इंडिया में मानसून का 4 महीने का, वो सरप्लस में रहा। बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे यहाँ सरप्लस में रेनफॉल हुई है, यानी कि मानसून हुआ है। क्योंकि हमारा जो क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सीधा सीधा मानसून पे बेस्ड था, है और आगे भी रहेगा, चाहे कितने हाईटेक हो जाए हम लोग, ठीक। और ये बात भी सच है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, उससे बूम अप नहीं करती है। अगर एग्रीकल्चर बूम अप करता है, यानी कि नॉर्मल मानसून या सरप्लस मानसून रहता है, तो एग्रीकल्चर को बहुत फायदा होता है, उससे अपने आप हमारी इकोनॉमी को क्या मिलती है, बूस्टअप करता है। तो ये जो निगेटिव पहली मैं बात कर रहा हूँ कि सरप्लस तो माना 108% हमारा रहा, लेकिन बुरी खबर ये रही कि हमारे यहाँ मानसून जो है वो पूरे इंडिया में लगभग लगभग एक जैसा जो रेनफॉल हुआ करती थी वो नहीं हुई है। इसका मीन्स क्या हुआ कि कुछ स्टेटों में हाइपर रेनफॉल हुई है, एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, मतलब 100% तो छोड़ो, वहाँ 150-160% रेनफॉल हो गई। उससे रीजन, उससे उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, वहां पे फ्लड आना, या आपका सॉइल इरोजन का होना, या आपके फ्लड के कारण जो है बहुत सारी आपकी जो डिजीज होती हैं, या फॉरेस्ट जो आपके को नुकसान पहुंचता है, एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि जो वहाँ के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक छोड़ के जो आपके एनिमल्स हैं, फ्लोरा फ्यूना, वो जो डिस्ट्रॉय होता है वो एक अलग चीज। तो एक तो नेगेटिव ये रहा। दूसरी साइड, कई स्टेटों को जो 100% तो छोड़ो, 130 तो छोड़ो, 100 भी छोड़ो, वहां पर रेनफॉल 30% से 40% तक डेफिसिट में गई है। यानी कि वहां जो 100% नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए वो ना होके आपकी 60%, 70% क्या हुई है, रेनफॉल हुई है। यानी कि 30 to 40% उन पर्टिकुलर पैचेस में या स्टेट्स में क्या हुए हैं, आपके रेनफॉल का डेफिसिट रहा है इन 4 महीनों में। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो राइटर है वो कहते हैं कि अब आने वाले टाइम पे ड्यू टू दी ये चेंजिंग द क्लाइमेट, जो अब हकीकत हो चुका है, यानी कि अब क्लाइमेट चेंज शुरू हो चुका है। अब आप मानो या ना मानो, अब वो बात, अब किसी भी हालत में हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते, अब उसकी शुरुआत पिछले 2-3 साल से हो चुकी है। तो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग पहले ही कह दिया गया था बाय दी जो आपके ये होते हैं, क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, कि क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, एक्सेसिव रेनफॉल होगी, एक्सेसिव आपका ड्रॉट आएंगे, एक्सेसिव साइक्लोन्स आपके आएंगे। इसके लिए हमको अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही हुआ कि जहाँ रेनफॉल ज्यादा हुई, क्या कोई तरीका था कि हम एक्सेसिव रेनफॉल को टर्न कर दें किधर की तरफ, जहाँ आपके रेनफॉल डेफिशिट में गया, ठीक है। तो
मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोलते आया हूँ एक वर्ड, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो अब प्राइमरी तौर पे हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में रखना पड़ेगा कि एक्सेसिव रेनफॉल को ड्यूरिंग दिस 4 मंथ कहीं और पे ट्रांसफर कर सके। ठीक है। तो पहला तो ये नेगेटिव हुआ कि भाई जो अनइक्वल कह सकते हो क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक, एक चीज तो ये हुआ। दूसरा जो नेगेटिव रहा, अभी तुम पढ़े भाई 108 तो बड़ी अच्छी बात है, पर नेगेटिव सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग नेगेटिव ये है कि आईएमडी ने ये प्रिडिक्शन की थी कि ड्यू टू दी व्हाट, ला नीना, ला नीना, एक तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, हम लोग अभी ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो आप समझोगे। और आपका एल नीनो। ठीक है, एल नीनो, ये दोनों आपके करंट्स होते हैं। तो इन करंट्स के कारण जो है आपके क्या होंगे, रेनफॉल इंडिया में बहुत इस साल क्या रहेगी, डेफिसिट रहेगी। मतलब उनका प्रिडिक्शन था कि शायद 10 से 15% या ज्यादा ज्यादा 20% की रेनफॉल क्या हो, क्या रहेगी, डेफिसिट रहेगी। तो सारे मॉडल इंडिया के भी आईएमडी फेल हुआ, इवन वर्ल्ड के जितने बेस्ट बेस्ट आपके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी इंडिया के बारे में यही कहा था कि यहाँ पर इस साल 2024 में रेनफॉल जो होगी मॉनसून वो डेफिसिट में जाएगा, कम बारिश होगी। बट ठीक इसका उल्टा हुआ, कोई भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था किसी भी कंट्री का वो सक्सेसफुल मतलब सही प्रिडिक्शन नहीं दे पाया। तो इससे जो एक वैज्ञानिक जो ये पूरा मॉडल तैयार करते हैं क्लाइमेटोलॉजी का विद द हेल्प ऑफ द सुपर कंप्यूटर, कि अब यहाँ पर इतनी गर्मी, ऐसा वैसा, इतने साइक्लोन्स आएंगे। क्योंकि ये भी कहा गया था कि इस साल जो है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल साइक्लोन्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो नहीं हुआ कुछ भी जो उनके प्रोडिक्शन थे। तो अच्छी बात तो है, ठीक है, प्लस में रहा, लेकिन गलत ये रहा कि क्या हमको दोबारा अपने जो मॉडलिंग सिस्टम है या जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, क्या उसको दोबारा से अब डिजाइन करना पड़ेगा? क्या आपका जो वेदर है वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेड हो रहा है, हो सकता है कहीं अगले साल बुरी तरीके से ड्रॉट ना पड़ जाए। ठीक है। तो ये बात, ये इससे क्या निकल के आती है, दो निगेटिव बातें और एक आपकी पॉजिटिव बात निकल कर आती है। ठीक है। ये चीज आपके प्री और मेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जाननी जरूरी थी। ठीक। उसके बाद एक और आपकी न्यूज रही कल परसों में, वो रही क्या कि 8 प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय द आसाम ट्राइब, ठीक है, इंक्लूड इन ट्रेडिशनल फूड आइटम अंडर अंडर जीआई टैग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो सीधा आपके उसमें बन सकता है एमसीक्यू में कि आपके नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके 8 जो ट्राइबल आपके वो हैं ट्रेडिशनल फूड्स उनको जीआई टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, नॉर्थ ईस्ट में से कौन सा स्टेट है। ऐसे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस हालात में आपने क्या टिक करके आना है, आसाम टिक करके आना है। ठीक है। बाकी ये सब 8 प्रोडक्ट्स के बारे में कभी पूछा नहीं जाता ना, आपको पढ़ना होता है। ठीक है। एक चीज तो हमारी ये होगी, एक मिनट रुकना, हाँ। बेटा आपो, ठीक, एक चीज हमारी जो है ये होगी। तो वो 8 प्रोडक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना नहीं होता है, डोंट उसको, उसको आपको नहीं करना है फॉलो। चलो आगे आते हैं। अगला जो और एक दो दिन में न्यूज में रहा वो रहा आपका ये, इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस डिफेंस कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स टू एडवांस पीस। ठीक है। तो ये जैसे कि आप इनको पहचानते होगे आप लोग, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, अभी मीटिंग फ्रेंच के साथ हुई है। खास तौर पे अगर आप देखो यहाँ पर क्या है कि हैव कंफर्म दैट फ्रांस हैड एग्रीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ 26 रफाल एम फाइटर प्लेन। ठीक है। क्योंकि ये रफाल फाइटर प्लेन हम लोग वहां से परचेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर वो प्राइसेस को दोबारा रिन्यू करके रिव्यू करके कम में हमको बेचने को अगर तैयार हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपकी। ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें अगर हमारी डिफेंस की हैं जो हम फ्रांस से आने लड़े टाइम पर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है। बस ये एक दो दिन का न्यूज़ का था। ये जो एडिटोरियल है अभी इसको थोड़ा सा मैं देख रहा था कि आप लोग के काम का है कि नहीं है। बट अगर इसमें आप देखो तो दो तीन चीज़ें जो मुझे लगा कि कंक्लूजन निकल रहा था। एक आप सबको दोनों को पता होगा, वो पूजा खेड़कर वाला, ये पता है ना केस, पूजा खेड़कर वाला भूमिका, तो पता ही होगा, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की है। हाँ सर। हाँ। तो पूजा खेड़कर पर एलिगेशंस क्या लगे हुए हैं, अब तो उसको सर्विस से भी निकाल दिया बाय द यूपीएससी
कि उसने फेक आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाया, और उससे बड़ी बात, उसने जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो 6 से ज्यादा बार दिए, यानी कि हर बार जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, 6 अटेम्प्ट्स या 8 अटेम्प्ट्स, उसने अपना पूरा 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट ही चेंज कर दी, सरनेम का आगे पीछे कर दिया, और फिर दोबारा से एग्जाम दी। तो आप सोचो कि जब उसने मार्कशीट चेंज की तो उसने फेक आपके फिर क्या बनवाया, आधार कार्ड भी बनवाया होगा। तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आधार कार्ड में तो आपका क्या यूज होता है, बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक तो एक यूनिक होता है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, पहले से उसके रिकॉर्ड में होगा। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन अभी करनी है एजेंसीज को, कि बायोमेट्रिक से कैसे छेड़छाड़ हो गई। ये तो पुरानी बायोमेट्रिक उसने इरेज की। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, क्या आपका जो आधार कार्ड है, क्या आप उसको कैंसिल करवा सकते हो एप्लीकेशन देके, जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है? इट इज पॉसिबल कि आप उसको कैंसिल कराओ, या एक बार आपने आधार कार्ड बनवा लिया, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, और आपका जो पीछे क्या होता है, रेटिना का जो स्कैन होता है, वो इसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक, आपके आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्या वो रिमूव हो सकती है गवर्नमेंट के डेटा से? इट इज हाँ सर। हो सकती है। तो ये है अलाउड, ठीक है। आप चाहो तो अपना आधार कार्ड को क्या कर सकते हो, पूरा डिसॉल्व करा सकते हो, वो क्योंकि वो राइट ऑफ प्राइवेसी बन जाएगा फिर, कि हम नहीं देना चाहते अपने जो वो है, क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज नहीं देते। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि आज जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, कुछ भी है आपका है, उसमें आपका मेन मेजोरिटी में आधार कार्ड का जो डाटा है वो मांगा जाता है। कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करने का मकसद मेरा क्या था, कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द आधार कार्ड। ठीक है, तो उसमें ये लिखा होगा, एक स्टेटमेंट होगा कि भाई अ पर्सन कैन विड्रॉ हिज आधार नंबर एंड डिसॉल्व हिज आइडेंटिटी, जो होती है, तो वो अलाउड है, आप कर सकते, पर करता कोई नहीं है, पहली बात, क्योंकि सबको स्कीम्स के वो चाहिए, बेनिफिट चाहिए। ठीक है, कॉलेज से लेकर कहीं भी आप एडमिशन लेने जाओ तो आपको आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, फॉर्म भरो तो आधार कार्ड ऑप्शन होता है उसमें, क्या। तो इसमें मेन तौर पे जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि हम खास तौर पे जो आपका एक तो ईडब्ल्यूएस है उसको रिव्यू करने के लिए उसमें हम हैं, और दूसरा जो आपका कौन सा होता है सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, उसको कोई एससी और एसटी का तो किसकी बेसिस पे होता है, ट्रेडिशनल जो आपका कास्ट चली आ रही है उसके बेसिस पे होता है। बट ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, और आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, इन तीन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपका तहसीलदार इशू करता है। तो अब गवर्नमेंट जो है ये प्लानिंग कर रही मतलब यूपीएससी जो है सो कॉल्ड, कि इन तीनों सर्टिफिकेट्स को, जो भी इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर कोई ऑफिसर बनता है, तो उसको थॉरली जो है इन डेप्थ में जाके क्या करवाएंगे, वो चेक करवाएंगे। बाकी तो नहीं होते, वो तो स्कूल भेजे जाते हैं आपके स्कूल कॉलेज में, लेकिन इनको करवाएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलता है, वेटेज मिल जाता है, ओबीएस में, ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में, और फिजिकल में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे यहाँ पढ़ते हुए दिखाई दिया, कि जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट बनता है, उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है गवर्नमेंट के तौर पे कि उसमें आपकी सैलरी को प्रायोरिटी दी जाती है या आपके फादर की सैलरी को प्रायोरिटी दी जाती है। वो अभी तक नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है जो, लेकिन आपकी सैलरी तो कुछ होगी नहीं, आपके गार्जियन या आपके फादर मदर की सैलरी होगी, तो अगर उनकी सैलरी पर ईयर 8 लाख से कम है तो आपको क्या बनेगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ग्रुप सी में निकल जाते हैं, या जो ग्रुप बी है उस एग्जाम में निकल जाते हैं, तो क्या उसके बाद आप अपने लिए अप्लाई दोबारा कर सकते हैं अंडर दी ईडब्ल्यूएस? तो बहुत सारी जो है अनक्लैरिटी इसमें दे रखी है, वो भी सरकार अब इस मूड में है कि उसको दूर करेगी। ठीक है। और इस बार के जो अगले साल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें वो कह रहे हैं कि हम फेस रिकॉग्निशन लेकर आएंगे, यानी कि सबका जो है फेस रिकॉग्निशन एक बार वेरीफाइड होगा, तभी वो एग्जाम दे सकते हैं, कहीं दोबारा रिपीटिशन तो नहीं कर रहे हैं, या चांसेस को तो बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ है इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। खैर, चलो अब हम लोग उसको कर लेते हैं, क्या कहते हैं।